नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों इसके ऊपर हमने 2 वीडियो पहले बनाया है जिसमें हमने 70 प्रश्न के उत्तर प्रामाणिक उत्तर विश्लेषण के साथ देखे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 71 से। दोस्तों इससे पहले जो हमने 2 वीडियो बनाया है, अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रामाणिक पुस्तकों में से लिए गए हैं, आप इसे स्वयं भी पुस्तकों में देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। यह 71 नंबर का प्रश्न है, पद्मावत के खंडों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी का जो पद्मावत है महाकाव्य, यह प्रेमाख्यानक काव्य है, सूफी काव्य, जो कि 1540 में लिखा गया था और इसमें 57 खंड थे। तो इस खंडों को आपको क्रम से लगाना है, जो कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही दोस्तों सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। पहले आता है स्तुति खंड, दूसरा आता है मान सरोदक खंड, फिर आता है मंडप खंड और अंतिम है नागमती वियोग खंड। दोस्तों नागमती वियोग खंड आपके नेट और सेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। तो आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है अलंकारों के ऊपर। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है। दोस्तों उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप यह रूपक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रूपक। दोस्तों रूपक क्या होता है मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप ही रूपक होता है। इसमें जो दोस्तों आरोप है, तो आरोप का अर्थ है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों का जो अंतर है वह दिखाई न पड़े। जैसे कि मुख चंद्र है, आप लोगों ने यह उदाहरण सुना होगा, या सामान्यतः हम किसी को कहते हैं कि मुख चंद्र है। तो इसमें जो उपमेय है और उपमान है उसमें क्या अंतर है यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि अमुक अमुक व्यक्ति का मुख चंद्र के समान है, यानी कि सीता का मुख चंद्र के समान है। अगर ऐसे आरोप का ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर केवल मुख और चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो दोस्तों इसका उत्तर है रूपक। दोस्तों अलंकारों के ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी अलंकारों को स्पष्ट करेंगे आसान से उदाहरण के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन कुछ थोड़े से अलग हैं। जैसे कि आप देख सकते हो भविष्यत चरियो। दोस्तों मैंने जो रचना पढ़ी है वो उसका नाम है भविष्यत कहा। उसी प्रकार धन कुमार चरियो यह मैंने नहीं पढ़ा है। बाहुबली चरित यह 7वीं शताब्दी की रचना है। और नायक कुमार चरित, दोस्तों इस नाम से मैंने अब तक कोई भी रचना नहीं पढ़ी है। मैंने जो पढ़ा है वह नए कुमार चरियो। तो हो सकता है दोस्तों कि या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि आप पुस्तक में देखोगे तो भविष्यत कहा जो धनपाल है, तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, परंतु यहाँ पर लिखा गया है भविष्यत चरियो, जो कि आपको इसका जो आंसर है भविष्यत चरियो। मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी सर्च किया परंतु इस नाम से मुझे कोई भी रचना नहीं मिली।
और पुस्तकों में भी इस नाम से कोई भी रचना नहीं है। उसी प्रकार नायक कुमार चरित, इस नाम से भी मुझे अब तक कोई भी रचना प्राप्त नहीं हो पाई है। तो इसलिए दोस्तों इसका उत्तर तो महाराष्ट्र सेट के द्वारा ही पता चल सकेगा जब आंसर की जारी किया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ। तो यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों 75 नंबर का जो प्रश्न है उसके भी जो ऑप्शन दिए गए हैं वे कुछ तो इतिहास ग्रंथों में से लिए गए, जैसे कि अचलदास खिरिची वचनिका, इसके दोस्तों जो समय है वह उपलब्ध नहीं हो पाया है। उसी प्रकार मुहनोत रेन सी ख्यात, यह भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, परंतु इसका जो समय है वह उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण इसका उत्तर भी हम अभी नहीं देखेंगे। बाद में अगर हमें इसका उत्तर मिलता है तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार भक्तिकालीन कवियों का अनुक्रम है। दोस्तों कवियों के जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु जिस पुस्तक हमने उपयोग किया है तो उसके अनुसार इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि रामानंद। रामानंद का दोस्तों जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में। दोस्तों यह बात आपको ध्यान में रखना है कि इन विद्वानों के कवियों के जन्म को लेकर मतभेद पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि इनका जन्म आपको कोई और भी मिल जाए, परंतु रामानंद का जो जन्म है वह 1299, कहीं पर आपको रामानंद का जन्म 1400 ईस्वी भी मिल जाएगा। परंतु जिस पुस्तक से हमने लिया है तो उसमें दोस्तों 1299 रामानंद, फिर रैदास का जन्म है 1388 ईस्वी, फिर कबीरदास का जन्म है 1398 ईस्वी। धर्मदास का जन्म हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, परंतु आप लोगों को पता होगा कि कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास, इसलिए ये कबीरदास के बाद में ही आते हैं। कबीरदास की जो रचना थी बीजक, तो उसे संकलित करने का काम धर्मदास ने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। पहले आता है समालोचक, फिर आता है साहित्य संदेश, फिर रूपाप और अंतिम है नई कविता। दोस्तों समालोचक, इसके संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी और यह पत्रिका 1902 में आई थी। उसी प्रकार साहित्य संदेश, इसके संपादक थे बाबू गुलाब राय और यह पत्रिका 1937 में आई थी। रूपाप, यह सुमित्रा नंदन पंत की पत्रिका है, यानी कि इसके संपादक रूपाप पत्रिका के संपादक सुमित्रा नंदन पंत हैं और यह पत्रिका आई थी 1938 में। अंतिम जो है नई कविता, इसका समय है 1954 और इसके जो संपादक थे वे थे जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला जो दोस्तों जो प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जिन कवियों का उल्लेख किया है उनका सही अनुक्रम लिखिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पहले आते हैं कबीरदास, फिर रैदास, फिर धर्मदास और फिर गुरु नानक।
दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो उसमें प्रकरण 2 में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, तो उसमें रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचय दिया है। तो वे परिचय इसी क्रम से दिया है। पुस्तक अभी मेरे हाथ में है। तो पहले आते हैं कबीरदास, फिर रैदास, फिर धर्मदास और फिर गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ये तार सप्तक के संपादक भी हैं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। पहले आता है भग्नदूत। दोस्तों, भग्नदूत का समय है 1933। फिर आता है चिंता। चिंता का समय है 1943। फिर आता है हरी घास पर क्षण भर। इसका समय है 1949। और अंतिम है आंगन के पार द्वार। इसका समय है 1961। तो इसका सही उत्तर है डी। दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों, इसमें आपको निबंधकार दिए गए हैं। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। पहले आते हैं बाल कृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 1844 में। दोस्तों, लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही, इसलिए मैं केवल अंतिम 2 अक्षर लिख रहा हूं, अंक। तो इनका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का 1844 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। और विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म हुआ था 1926 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। पहले आता है भाग्यवती। इसका समय है 1877। तो 1877 में भाग्यवती लिखा गया था। इसके जो लेखक थे श्रद्धाराम फिलौरी थे। फिर 1882 में लिखा गया था परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो आपको यह बात भी ध्यान में रखना है कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, परंतु प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो भाग्यवती यह पहला है। उसी प्रकार नूतन ब्रह्मचारी, तो इसका जो समय है दोस्तों वह है 1886। यह बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इसका समय है 1886। अंतिम है देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता। इसका समय है 1888। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, मैं स्पष्टीकरण के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्पष्टीकरण सुने बिना भी स्किप करके वीडियो को आगे देख सकते हो। तो अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों, इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। पहले आता है अंधेरे बंद कमरे। यह मोहन राकेश का उपन्यास है और इसका जो समय है दोस्तों वह है 1961। फिर दूसरा आता है
राग दरबारी, जो कि आपके नेट और सेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इसके जो लेखक है श्रीनिवास दास, माफ कीजिए, श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था। अगला है मुझे चांद चाहिए। यह सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और इसका समय है दोस्तों 1993। अंतिम है, यह मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और इसका समय दोस्तों 2000। तो मैत्रेयी पुष्पा का अलमा कबूतरी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है, पहले आता है इंदुमती। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो इंदुमती रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। इसका समय है 1900 ईस्वी। फिर किशोरीलाल गोस्वामी का दूसरी कहानी, जो कि जिसका नाम है गुलबहार, इसका समय है 1902 ईस्वी। फिर पंडित और पंडितानी, इसका समय है 1903। तो 1903 इसका समय है 1900। इंदुमती का 1900, गुलबहार का 1902, पंडित और पंडितानी इसका समय है 1903 और इसके लेखक हैं गिरिजादत्त वाजपेयी। और अंतिम है जो कि आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है दुलाई वाली, इसका समय है 1907। इसके जो लेखक है बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी नाटकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। पहले आता है लक्ष्मी का स्वागत, इसका समय है 1935। फिर आता है स्वर्ग की झलक, इसका समय है 1940। फिर आता है भंवर, इसका समय है 1961। फिर अंतिम है सूखी डाली। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं की लेखन का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है क्रम से। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। पहले आता है अंधेर नगरी, इसका समय है 1881। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। फिर दूसरा है स्कंदगुप्त, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद और इसका समय है 1928। फिर आता है झांसी की रानी, इसका समय है 1948 और इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। अंतिम है कोणार्क। कोणार्क के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर और इसका समय है 1951। तो 1881 में अंधेर नगरी, 1928 में स्कंदगुप्त, 1948 में झांसी की रानी और कोणार्क 1951। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहले आते हैं मिश्र बंधु। दोस्तों मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसलिए सबसे पहले आएंगे मिश्र बंधु।
इनका समय जो है वह रामचंद्र शुक्ल से पहले है। तो मिश्र बंधु पहले आते हैं, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अंतिम में बच्चन सिंह हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका जन्म आप खुद भी देख सकते हो। तो रामचंद्र शुक्ल का है 1884, हजारी प्रसाद का 1907, बच्चन सिंह का 1919। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। पहले आता है मेरी जीवन यात्रा, फिर आता है किन्नर देश में, फिर हिमालय परिचय और गढ़वाल परिचय। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, स्त्री विमर्श संबंधी निम्न रचनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंखला की कड़ियां। यह महादेवी वर्मा का है और इसका समय है दोस्तों 1942। फिर आता है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। इसके लेखिका है प्रभा खेतान। इसका समय है 2004। औरत के लिए औरत, इसके लेखक हैं नासिरा शर्मा और इसका समय है 2011। और अंतिम है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, ये अनामिका का है और इसका समय है 2012। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। पहले आता है द रिपब्लिक, फिर पेरियुसुस, फिर बियॉन्ड, फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, तुम चंदन हम पानी। इसका समय है 1957, 57। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका समय है दोस्तों 1974, 74। फिर बूंद मिले सागर से। इसका समय है 1994, 94। और अंतिम है गांधी का करुण रस। इसका समय है 2002। तो 2002 में गांधी का करुण रस यह निबंध लिखा गया था। दोस्तों आज हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी है रिकॉर्डिंग करते वक्त। तो बाकी जो दोस्तों स्थापना और तर्क और 3-4 प्रश्न हमारे जो रह गए हैं तो उसका वीडियो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।